वेलकम टू डीके वीडियोज। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद लेखन का एक और वीडियो बनाया हुआ है, वह आप मेरे चैनल की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। उसमें अनुच्छेद लेखन के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, मुख्य बिंदु है, वो समझाए गए। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेंगे तो वो एक तरह से जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टोटल 20 टॉपिक अपन ले रहे हैं, उसमें से 8 टॉपिक को आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से बता रहे हैं और बाकी केवल आपको हेडिंग दे रहे हैं उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले इंटरनेट बिन सब सुन। तो शुरुआत करते हैं अपन। आज के समय में इंटरनेट पानी हवा की तरह जरूरी लगने लगा है। यदि इंटरनेट न चल रहा हो तो लगता है जैसे सब कुछ सुना सुना हो गया हो। इंटरनेट तकनीक और विज्ञान के वरदान के रूप में अपनी जगह बना चुका है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इंटरनेट आज से पूरे देश दुनिया के लोगों के जीवन की सफलता की बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बदलते समय की अपनी ज़रूरतें भी होती है, इंटरनेट भी एक ऐसी ही ज़रूरत है। वैश्वीकरण के दौर में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कोरोना काल में इंटरनेट ने देवदूत की तरह घर घर शिक्षा पहुंचाने की भूमिका अदा की है। इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें हमारे हाथ में उपलब्ध होती है। इंटरनेट की दुनिया हमारे जीवन में क्रांति ला चुकी है और हमें इसकी इस तरह से लत लग चुकी है कि अब एक भी पल इसके बिना रहना दूभर सा लगता है। निश्चित तौर पर इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे साइबर अपराध, धोखाधड़ी, स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि। अगर हम इसका सही तरह से उपयोग करें तो यह वरदान बन सकता है, वरना अभिशाप भी। दूसरा टॉपिक अपन ने लिया है पहला सुख निरोगी काया। तो देखिए, पहला सुख निरोगी काया यानी कि अपना जो शरीर है वो निरोग रहेगा, बिना कोई बीमारियों के रहेगा, तो ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। हमारी संस्कृति के किस्से कहानियों में धन से पहले तन, स्वस्थ मन के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी दौलत स्वास्थ्य को ही कहा माना गया है, जो 100% सही है। निरोगी काया वाला व्यक्ति दौलत कमा भी सकता है और कमाई हुई दौलत को संभाल भी सकता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। निरोगी काया का अर्थ रोग रहित होना है, न कि खूब मोटे होना। अच्छा भोजन, सही दिनचर्या एवं उचित व्यायाम हमें निरोगी रखते हैं। निश्चित तौर पर बदलते समय में रोग बढ़े हैं। प्रदूषण के कारण हमें नित नए रोग घेरते जा रहे हैं। समय की कमी, समस्याओं के कारण हम व्यायाम नहीं कर पाते, तब जिम में जाकर व्यायाम कर लेते हैं। सुबह सुबह पार्कों में जाकर सैर करना एक पैशन या नया चलन बन चुका है। निरोगी काया के लिए हमें स्वाभाविक कार्य व्यायाम भी करने चाहिए। स्वाभाविक का मतलब जो यानी कि रोज की दिनचर्या वाले काम है उनको करना चाहिए। खुले मन से मिलना, खुशियां बांटना चाहिए। मशीनी जिंदगी से दूर रहने का समय निकालना चाहिए, यानी कि कुछ समय हमें अपने आप को भी देना चाहिए। तो इस तरह से हम पहला सुख निरोगी काया पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें थोड़ा एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद जितना समय यानी कि शब्द सीमा दिया हुआ है उसके आसपास ही होना चाहिए, न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, न ही ज़्यादा शॉर्ट करना है अपन को। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड, पर्व और हमारा जीवन। पर्व का मतलब यहाँ त्योहारों से है, तो त्योहारों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में ये अपन ने टॉपिक लिया है। तो भारत अनेकता में एकता वाला बहुत सांस्कृतिक एवं बहुत धार्मिक देश है, इसलिए यहाँ आए दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। पर्व अर्थात त्योहार एक ऐसा विशेष समय अवसर है जिसका संबंध किसी न किसी रूप में जीवन, संस्कृति, प्रकृति, धर्म, समाज, देश, दुनिया से रहता है। पर्व हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति, नया जोश, रिश्तों में नई चमक, जीवन में नव संचार लाते हैं। वैसे तो हमारे जीवन का हर एक दिन पर्व के समान ही होता है। पर्वों को सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय श्रेणी में रखा जा सकता है। अलग अलग प्रदेश की संस्कृति से जुड़े पर्वों, छठ पर्व
ओणम, वैसाखी आदि को सांस्कृतिक पर्व कहा जाता है। धर्म विशेष से जुड़े पर्व धार्मिक पर्व कहे जा सकते हैं, जैसे गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, रामनवमी, शिवरात्रि आदि। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व है। होली, दीपावली आदि एक तरह से भारत की संस्कृति का ही अंग बन गए हैं। पर्वों पर सफाई, सजावट, नए कपड़े, पकवान, पूजा, उपहार, शुभकामना आदि का चलन है। इस प्रकार पर्व हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो इस तरह से अपन ने पर्व के बारे में, हमारा जीवन में उसका क्या प्रभाव है, एक अनुच्छेद यहाँ पर लिखा। तो अनुच्छेद में जैसे आपको पहले बताया था कि शब्द सीमा का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही हमें जो भाषा शैली है वो कुछ आकर्षित बनानी है, जिससे कि यानी कि पढ़ने वाले को कुछ आनंद आए, कुछ इंटरेस्ट रहे, तभी हमारे को अच्छे नंबर उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट अपन फोर्थ टॉपिक लेते हैं, डिजिटल इंडिया। तो आजकल डिजिटल इंडिया का बहुत चलन चल रहा है, यानी कि एक तरह से हम जिधर देखें रोज पेपर में कुछ ना कुछ डिजिटल इंडिया के बारे में आता रहता है कि भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। तो क्या होता है डिजिटल इंडिया, चलिए देखते हैं अनुच्छेद में। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को डिजिटल बनाना चाहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका कारण यह है कि इससे भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जा सकेगा। देश के लोगों के बेहतर विकास के लिए यह एक बहुत प्रभावशाली योजना है। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। देश में 600 जिलों तक पहुंचाने के लिए सूचना तकनीक कंपनी की मौजूदगी में अनेक कार्यक्रम रखे गए। इसके अंतर्गत ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई हस्ताक्षर, डिजिटल लॉकर, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल आदि, तो ये आदि कार्य सरकार द्वारा किए गए। डिजिटल इंडिया में सभी काम कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग से घर बैठे ही हो जाएंगे, यानी कि होते हैं अभी भी। सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। इस दिशा में काफी प्रगति हो रही है। अब तो नोटबंदी के बाद बैंकिंग का सारा काम भी डिजिटल होना शुरू हो गया है। डिजिटल इंडिया अभियान सेवा प्रदाता तथा उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचाएगा। सेवा प्रदाता मतलब सेवा देने वालों को, और उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वालों को, तो दोनों को ये बराबर रूप से लाभ पहुंचाएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री का ये सपना है कि भारत डिजिटल इंडिया बने। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020। तो अभी कुछ ही महीनों पहले नई शिक्षा नीति जारी हुई। नई शिक्षा नीति में बहुत बदलाव यानी कि आए हैं। इस नई शिक्षा नीति में जो पहले शिक्षा नीति चल रही थी उससे बहुत डिफरेंस यहाँ पर पॉइंट लिए गए। तो चलिए कुछ इसका सार देखते हैं अपन अनुच्छेद में। नई शिक्षा नीति मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई। शिक्षा नीति में यह कुल 34 वर्षों के अंतराल के बाद किया गया है, यानी कि 34 साल बाद में ये शिक्षा नीति आई है। लेकिन बदलाव जरूरी था और समय की जरूरत के अनुसार यह पहले से ही हो जाना चाहिए था, यानी कि हम इसमें थोड़ा देर हो गए। पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी, यानी कि पहले जो शिक्षा थी वो सीखो और उसका रिजल्ट उसी पर ही मुख्य रूप से केंद्रित थी। विद्यार्थियों का आंकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था, यानी कि एक ही दिशा वाला दृष्टिकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण को प्रासंगिकता पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है, जो छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को एक कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम
होते हैं। शिक्षार्थियों की एकीकृत शिक्षण प्रदान किया जाना है, यानी कि उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है। तो यह था नई शिक्षा नीति के बारे में। अब अपन 6 टॉपिक लेते हैं, ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा आप लोगों ने बहुत देखी है अभी कोरोना काल में, तो चलिए इसी के बारे में अपन अनुच्छेद देखते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे देश में हुए लॉकडाउन की वजह से जब सारे शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई, तब बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का मजबूत सहारा मिला। लगभग सभी स्कूलों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और आज देश के अधिकतर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़कर काफी खुश भी है। इस माध्यम से शिक्षक अपने घर बैठकर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षक अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्काइप, जूम, गूगल क्लासरूम आदि ऐसे अनेक ऐप के जरिए अपने विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं। छात्र अपने समय व सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में अनेक ऐसे ऐप हैं जैसे गूगल अर्थ, वीडियो, चित्र, एनिमेटेड चित्र, गूगल मैप, जिनका प्रयोग कर पढ़ाई को और भी दिलचस्प बनाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के पास एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। भारत के कई शहरों या गांवों में अभी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बच्चे चाहकर भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ये इसमें कुछ कमी है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के लिए शिक्षा के जो द्वार खोल रखे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, कोरोना महामारी। तो ये अभी भी चल रही है, आपको मालूम है। कोरोना महामारी पहले बीच में कुछ कम हुई थी, वापस से अब वैसी बढ़ रही है। तो कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, कांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक अधिकांश देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। हमेशा मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। अब तो इसका टीका भी उपलब्ध है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह टीका लगवा लेना चाहिए। तो ये था कोरोना वायरस पर एक अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अनुशासन। तो अनुशासन का अर्थ है शासन को मानना या शासन का अनुसरण करना। जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। हमारे जीवन में एक तरह की नियमबद्धता आ जाती है। नियमबद्ध होकर कार्य करने में बहुत आनंद आता है, तब हर कार्य सरल हो जाता है। यही कारण है कि विद्यालयों में अनुशासन को बनाकर रखने का प्रयास किया जाता है। सेना और पुलिस बलों में अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी तरह परिवार और समाज में भी अनुशासन का होना आवश्यक होता है। अनुशासन से राष्ट्र की उन्नति होती है। अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से लाभ होता है। उसके अंदर साहस, धैर्य जैसे गुणों का
विकास होता है। इसलिए हमें समाज, सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानना चाहिए। अनुशासन तोड़ने वालों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। तो इस प्रकार से यानी कि हमारे जीवन में अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए आपको मालूम ही है कि स्कूल में जब आप जाते हो तो आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल और यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा भी हमेशा आपको अनुशासन में रहने के लिए बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपन 8 यहाँ तक के टॉपिक का अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब आगे कुछ आपको टॉपिक बता रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हो सकता है उनमें से भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आप अनुच्छेद चाहे कोई भी आए, उसको लिखने के लिए जो मूलभूत बातें उनका ध्यान रखें और थोड़ा भाषा को रुचिकर बना के रखें। तो देखिए आगे अपन कुछ टॉपिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे परीक्षा का भूत, अनेकता में एकता। परीक्षा का भूत में यानी कि परीक्षा से जो बच्चे डरते हैं उसके बारे में अपन बता सकते हैं। अनेकता में एकता यानी कि जो अपने देश में अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है, फिर भी हमारे देश में एकता है, उसके बारे में लिखना है। जहां चाह वहां राह, मतलब अगर हमारे में इच्छा शक्ति हो तो हम चाहे वो कर सकते हैं। स्वावलंबन, स्वावलंबन का भी अच्छा चल रहा है। स्वावलंबन यानी कि अपने आप पर निर्भर होना, ये अपने देश के लिए भी अपन लिख सकते हैं और खुद के लिए भी, लेकिन यहाँ स्वावलंबन यानी कि खुद के लिए है। फिर बढ़ती महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में अनुच्छेद लिखना कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई से जो आम लोग है, गरीब लोग है, उन पर कितना असर हो रहा है, वो सब बातें अपन को उसमें लिखनी है। जीवन में खेलों का महत्व है, तो हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है विशेषकर बच्चों के लिए। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके कारण से जो धरती का संतुलन बिगड़ रहा है उसका असर क्या हो रहा है। महानगरों में असुरक्षित महिलाएं, जो अभी लेटेस्ट बहुत चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। कोरोना काल में शिक्षा का बदलता स्वरूप। महानगरीय जीवन एक वरदान या अभिशाप और विज्ञापन का प्रभाव। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में भी आप थोड़ा अच्छी तैयारी कर ले, जिससे कि मान लो कोई भी टॉपिक आए तो आप अच्छा उसमें लिख सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।